हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आदित्य और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पिछले वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स पढ़ लिया था। और सेकंड पार्ट में मैंने बोला था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन आता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन है when two or more reactants combines to form a single product। यानी रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने भी हो, दो हो, एक हो, दो से ज़्यादा हो, तीन चार पाँच, जितने भी हो, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट ही निकलेगा। तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, यानी C+O2 गिव्स राइज टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर 2H2 + O2 गिव्स राइज टू 2H2O। फिर सेकेंड टाइप में चलते हैं। सेकेंड टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन है, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता था पर रिएक्टेंट्स दो हो या दो से ज़्यादा होते थे। पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होगा, यानी it is a type of chemical reaction in which one reactant splits into two or more simpler substances। यानी एक ही रिएक्टेंट एक होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट एक होता था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक होगा। तो एक रिएक्टेंट क्या करेगा, सिंपलर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाएगा। एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहला भी देखते हैं। डिकम्पोजिशन के तीन टाइप्स होते हैं। जो पहला वाला डिकम्पोजिशन का टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी when decomposition reaction DR शॉर्ट में लिख लेना, when decomposition reaction is carried out by हीटिंग। यानी रिएक्शन में जब हम हीट देते हैं तो वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट देंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हीट देने की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आते हैं इसके सेकेंड टाइप में, फिर आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी टाइप 2। तो सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका मतलब होता है व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन DR इज कैरीड आउट by passing electricity। वहाँ पे हीट देते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे तो जो रिएक्शन बनेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर 2H2O वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर वाटर में पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो ये फॉर्म करेगा
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाएगा। और इसका थर्ड टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब फोटोलाइटिक यानी फोटो मतलब फोटोलाइटिक यानी सनलाइट। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out by sunlight, यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट को हम सनलाइट दे देते हैं, सपोज एग्जांपल लेते हैं 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड में अगर हम सनलाइट डालेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा 2Ag, यानी सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ AgCl स्प्लिट हो गया, एक ही AgCl दो, यहाँ पे AgCl एक सिंगल रिएक्टेंट था, ये स्प्लिट हो गया सिंपल प्रोडक्ट्स में, यानी 2Ag सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। यहाँ पे H2 में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं तो ये 2H2 यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन स्प्लिट हो गया दो प्रोडक्ट में। और फिर थर्मल में क्या हुआ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हमने स्प्लिट कर दिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दिया, इसको हीट बोलते हैं, हीट का साइन है, तो ये क्या फॉर्म हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है रिएक्टेंट एक एक होते हैं पर ये स्प्लिट होके सिंपलर प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, मतलब एक ही रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में स्प्लिट होता है। तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है, तो ये जो ट्रिक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ट्रिक का नाम है पेट, PET। पेट यानी P से फोटोलाइटिक, E से इलेक्ट्रोलाइटिक, T से थर्मल। P में क्या होता है सनलाइट देना पड़ता है, E में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ता है, और T में क्या होता है थर्मल। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन, ये गया सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने दो टाइप के रिएक्शन पढ़ लिया। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स चाहे कितने भी हो लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल निकलेगा, एक ही प्रोडक्ट निकलेगा। फिर दूसरे हम सेकेंड रिएक्ट टाइप में पढ़ा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट सिंगल होगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होंगे। अब हम पढ़ेंगे तीसरे टाइप वाला रिएक्शन, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच अ more reactive element displaces another less reactive element from its salt solution। एग्जाम्पल लेते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से निकाल देता है और खुद उसके सॉल्ट के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे कॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का। जिंक क्या होता है, जिंक जो है Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करता है जिंक, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक क्या करता है कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है अगर जिंक की जगह आयरन आता है तो यहाँ पे आयरन सल्फेट प्लस कॉपर हो जाता है, क्योंकि आयरन क्या है कॉपर से मोर रिएक्टिव है। तो आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, पर ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज आपके चैप्टर 3 यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में आएंगे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है या किससे लेस रिएक्टिव है। पर फिलहाल के लिए आपको क्या करना है चैप्टर 1 में अगर आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टॉपिक जो होगा NCERT में
एनसीईआरटी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा दिखा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके डेफिनेशन थियोरी वेयर कुछ लिखा रहेगा, फिर उसके बाद में जो ब्लू कलर्स में जो रिएक्शंस लिखे रहेंगे उन्हीं को आपको रट देना है। जितने रिएक्शन ब्लू में लिखे होते हैं एनसीईआरटी में, उस सारे रिएक्शन को आपको घोल के पी जाना है। उससे बाहर कोई भी रिएक्शन आपका नहीं आएगा। और रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखेंगे। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। फिर इसी के चलते इसका एक बड़ा भाई आता है, इसका नाम होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, यहाँ पे एक ही एलिमेंट हाई रिएक्टिव होता है, दूसरा एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है, तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस यानी प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंसेस ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, are formed by the mutual exchange of ions between them। ये फिर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन मीन्स एग्जाम्पल लेके देखते हैं, बैरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये दोनों जब ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये फॉर्म होता है 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पे क्या हुआ, बैरियम क्लोराइड, बैरियम के साथ यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ पे बैरियम के साथ ये वाला क्लोरीन लगा हुआ था और सोडियम के साथ सल्फेट लगा हुआ था। और जब ये प्रोडक्ट हमने देखा, प्रोडक्ट में क्या हुआ, इस सोडियम का जो आयन था, सोडियम के पास जो आयन लगा हुआ था वो बैरियम के पास आ गया है, और बैरियम के पास जो आयन लगा हुआ था क्लोरीन, वो क्लोरीन आयन सोडियम के पास चला गया, यानी फाइनली प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ बैरियम, उसके साथ सोडियम का आयन, यानी बैरियम सल्फेट। और सोडियम के साथ कौन सा आयन आया, बैरियम क्लोराइड का जो Cl आयन था वो चला गया सोडियम के पास, तो 2NaCl प्लस BaSO4, यानी अपने म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है। यानी मैं ये क्या होता है, ये बैरियम बोलता है कि तू मेरा आयन ले जा और मुझे तेरा आयन दे दे, ऐसे करके ये म्यूचुअल एक्सचेंज करके अपने प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। और हमने देखा था कि ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का नाम PPT रिएक्शन होगा, यानी प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल ये है। ये एक ही रिएक्शन आपकी किताब में दिया रहा है, और ये जो BaSO4 है ये है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, वाइट PPT, इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या लिखा, न्यू सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन देम, यानी ये बोलता है कि तू मेरा आयन ले जा और ये बोलता है कि तू मेरा आयन ले जा, दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करके प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग करके उसके आयन को अपने पास खींच के ले जाता है। यहाँ पे जिंक कॉपर सल्फेट आयन को अपने पास खींच के लेके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अकेला फेंक दिया। ये गया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनली हम आते हैं हमारे लास्ट रिएक्शन में। तो हमारा जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज 5th नंबर, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको दो चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा पहले पढ़ लेते हैं। पहला होगा ऑक्सीडेशन, दूसरा होगा रिडक्शन।
तो हम ऑक्सीडेशन के बारे में हम बचपन से जानते हैं, 6 और 7 क्लास से। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या फिर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन लॉस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और ऑक्सीजन गेन होता है। तो आप बोलोगे कि ये क्या पढ़ा रहे हो आपने, तो रिडॉक्स रिएक्शन बोला है पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोल रहे हो। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच बोथ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। साइमल्टेनियसली जो वर्ड है इसका मतलब है एक साथ। एक साथ। तो ये क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, पर दोनों एक एट ए टाइम हो रहे हैं, मतलब एक ही टाइम पे एक ही मूवमेंट पे दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन के बारे में पता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कॉपर ऑक्साइड, और रिडॉक्स ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। फिर रिडक्शन का एग्जाम्पल है अगर इसी 2CuO यानी CuO को अगर हम H2 से हाइड्रोजन गैस में छोड़ दें तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। यानी क्या हुआ? कॉपर जो ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो यानी ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। इसी के साथ साथ तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। साइमल्टेनियस जैसे कि मैं अभी एग्जांपल लेके बोलूँगा, आई एम वॉचिंग फोन एंड ईटिंग साइमल्टेनियसली। इसका मतलब है मैं फ़ोन भी देख रहा हूँ और उसी के साथ खाना भी खा रहा हूँ। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो अभी ये तो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का एग्जाम्पल ले लिए, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया रहा है रिडॉक्स रिएक्शन का, उसको हम देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एक ही एग्जाम्पल है, वो है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl gives rise to MnCl2 मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस 2H2O। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ जब हम HCl 4HCl को ऐड करते हैं तो ये बनता है मैंगनीज क्लोराइड MnCl2 प्लस 2H2O। यहाँ पे देखो मैंगनीज के पास ऑक्सीजन था, यानी ये ऑक्सीडाइज होके था, और यहाँ पे मैंगनीज के पास से ऑक्सीजन हट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन हो गया, मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे क्या होता है? HCl जो था, HCl के पास H के पास कुछ नहीं था, ऑक्सीजन H के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, पर प्रोडक्ट में H के पास ऑक्सीजन आ गया, तो H के पास ऑक्सीजन आया यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखा, एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसी के चलते दो नेम्स यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, यानी जो चीज खुद को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे HCl क्या है था? HCl के पास ऑक्सीजन नहीं था H के पास, पर HCl के पास प्रोडक्ट में O आ रहा है, यानी ये HCl जो है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl का, तो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम HCl को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है
जो खुद को रिड्यूस कर रहा होगा, यानी रिड्यूसिंग इटसेल्फ। यहाँ पे MnO2 था, MnO2 ऑक्सीडाइज होके था और Mn के पास ऑक्सीजन था, पर प्रोडक्ट में आते आते Mn के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, यानी ये ऑक्सीजन को लूज कर दिया। Mn ऑक्सीजन को लूज करने के बाद क्या हो रहा है, ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, खुद को रिड्यूस किया, यानी ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा मतलब झोल हो रहा है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब जगह कम हो गया तो कंफ्यूजन हो रहा था, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं उसको। तो रेडॉक्स रिएक्शन का क्या हमने एग्जांपल लिया था, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस 4HCl gives rise to MnCl2, मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस 2H2O वाटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे Mn के पास ऑक्सीजन है, यानी ये ऑक्सीडाइज होके है, पर प्रोडक्ट में आता था क्या होगा, Mn के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, यानी Mn के पास ऑक्सीजन था पहले रिएक्टेंट साइड में, मतलब प्रोडक्ट साइड में आते आते Mn के पास से क्या हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया, ये खुद हो गया रिड्यूस। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ये खुद क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। जो चीज खुद रिड्यूस हो जाता है वो बन जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे देखो HCl के पास ऑक्सीजन नहीं था, पर प्रोडक्ट साइड में आता है H के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या था, ये रिड्यूस होके था पर इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन आ गया मतलब क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन हो गया। इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ HCl का तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जो खुद को ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी क्या हुआ टोटल रिएक्शन में, MnO2 जो था, MnO2 ऑक्सीडाइज होके था, यानी Mn के पास ऑक्सीजन था, पर प्रोडक्ट में आते आते Mn के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, यानी Mn रिड्यूस हो गया। जो चीज रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और HCl के पास HCl में ऑक्सीजन नहीं था, पर प्रोडक्ट साइड में H के पास ऑक्सीजन आ गया, यानी इसके पास ऑक्सीजन गेन हो गया, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। पहला है जो खुद को रिड्यूस करता है, रिड्यूस इटसेल्फ, जो खुद को रिड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज हो गया और Mn से ऑक्सीजन खींच के ले गया। तो इस यहाँ से और एक बात देख सकते हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, उसके साथ साथ क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कैसे, यहाँ पे Mn के पास ऑक्सीजन था पर H के पास Cl था, ये दोनों के अंदर म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया, H के पास ऑक्सीजन आ गया, Mn के पास Cl आ गया, यानी ये वाला Cl Mn के पास आ गया और MnO2 से ऑक्सीजन आयन H के पास चला गया, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, गिव अ रिएक्शन व्हिच इज रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी है, ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। और ये दोनों चीज याद रख लेना, रिड्यूसेस इटसेल्फ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ यानी रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा तो दूसरों को रिड्यूस करवाएगा, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके आखिरी दो सब पार्ट्स हैं, मतलब ऐसे वो केमिकल रिएक्शंस में, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन में नहीं जाते हैं, पर इन्हीं के बीच कभी कभी आ जाते हैं, मतलब इन्हीं रिएक्शंस के चलते वो आते हैं। तो और दो रिएक्शन
हमारा बच गया लास्ट में, इतना ही था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पर और दो रिएक्शन हम पढ़ लेंगे, मतलब इन्हीं में मिला के दिया था पर मैं आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। तो वो जो दो थे, पहला था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा जो था वो था एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक यानी इट इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज्ड along with the products। यानी प्रोडक्ट के साथ साथ जिस रिएक्शन में हीट भी रिलीज होगा वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल है बॉन्डिंग ऑफ नेचुरल गैस यानी CH4 प्लस O2 gives rise to CO2 2O2। CH4 plus 2O2 gives rise to CO2 plus 2H2O। ठीक है, यानी CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी के साथ साथ एनर्जी यानी हीट भी रिलीज होता है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा प्रोडक्ट के साथ साथ उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके ठीक ऑपोजिट है, यानी इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड। तो इसका एक एग्जाम्पल होगा (2AgBr) सिल्वर ब्रोमाइड में क्या करते हैं हम, सनलाइट जब भी देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड को, तो ये क्या फॉर्म करता है 2Ag, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो सनलाइट में हीट भी होता है, तो सनलाइट ये खुद ऑब्जर्व करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करता है, यानी ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, तो इसीलिए एक हीट इज ऑब्जर्व्ड, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट इवॉल्व होता है यानी प्रोडक्ट के साथ साथ निकलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का और भी एक एग्जाम्पल है, बायोलॉजी में आता है, वो है रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ग्लूकोज, जब हम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देते हैं 6O2, इट प्रोड्यूसेस 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। तो रेस्पिरेशन भी हमारा एक क्या है, जो रेस्पिरेशन है वो भी हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होता होगा उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा होगा उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स में, दैट इज कोरोजन एंड रैंसिडिटी। चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज कोरोजन। कोरोजन तो नहीं, इसका जो हेडिंग है वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। यानी हमारा जो डेली डे टू डे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो इसका जो पहला इफेक्ट है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन इट इज ए केमिकल प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस in which metals get deteriorated का मतलब होता है spoiled, deteriorated by the actions of air, moisture, chemicals, etc. present in atmosphere, present in the surrounding, या फिर atmosphere surrounding लिखते हैं।
तो कोरोजन क्या है? कोरोजन एक ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट है. कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स गेट डिटेरियोरेटेड बाय द एक्शंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, केमिकल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. मॉइस्चर मतलब जो वाटर कंटेंट होता है वेपर के फॉर्म में, वो एटमॉस्फेयर में रहता है, उसको मॉइस्चर बोलते हैं. डायरेक्ट वाटर नहीं बोलते, उसको मॉइस्चर बोलते हैं. तो डिटेरियोरेटेड का मतलब होता है स्पॉइल हो जाना, डिटेरियोरेट खराब हो जाना, तो उसको बोलते हैं डिटेरियोरेटेड. तो जो प्रोसेस है डिटेरियोरेटेड, जो यानी कि मेटल्स जो स्पॉइल होते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन. ठीक है. तो कोरोजन का डेफिनेशन हो गया प्रोसेस इन विच मेटल्स गेट डिटेरियोरेटेड बाय द एक्शंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. फिर अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन. एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन यानी इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे कोरोजन का. तो पहला जो एग्जाम्पल है ये हमारा वो होता है रस्टिंग. रॉस्टिंग क्या है? रॉस्टिंग इज द कोरोजन ऑफ आयरन. आयरन जब भी डिटेरियोरेटेड होता है, यानी आयरन का कोरोजन को हम बोलते हैं रॉस्टिंग. रॉस्टिंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3. इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3. और फिर सेकेंड एग्जाम्पल होता है, आपके घर में सबके कॉपर आर्टिकल्स होंगे, कॉपर के कुछ भी होंगे. तो कॉपर का जब भी कोरोजन होता है तो कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन कलर. कोरोजन होने के बाद वो जो कॉपर है उसमें क्या होगा? एक ग्रीनिश कोट की तरह आ जाएगा, यानी ग्रीन कलर के कुछ भी कोटिंग की तरफ आ जाए, ग्रीनिश कोटिंग. अगर कॉपर के ब्राउन कलर की जगह ग्रीनिश कोटिंग आता है तो वो आप समझ जाना कि ये जो कॉपर आर्टिकल था ये हमारा कोरोजन हो गया इसमें. फिर थर्ड है वो होता है सिल्वर का कोरोजन. सिल्वर को Ag बोलते हैं. सिल्वर जब भी कोरोड होता है तो सिल्वर का कलर क्या होता है? जनरली सिल्वर का कलर जो होता है वो कोरोजन के बाद सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाता है. सिल्वर का कोरोजन के ऊपर सिल्वर जब भी कोरोड होता है तो फिर ब्लैक कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर. एग्जाम्पल लेते हैं, आप सब एंकलेट तो यूज़ करते हैं. एंकलेट यानी जो पाँव में पहनते हैं. तो एंकलेट में जब भी ज़्यादातर पानी आता है, जब आप साफ करते हो या फिर पानी उसमें जब हर्टिन अगर लगता रहता है तो एंकलेट, या फिर एंकलेट छोड़ो, जो भी चांदी का कोई भी चीज़ ले लो, रिंग हो या फिर एंकलेट हो या फिर जो भी हो, चांदी का जो चीज़, उसमें अगर डेली पानी लगेगा या फिर ऑक्सीजन मॉइस्चर लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो डेली पानी लगने के बाद क्या होता है? उसमें चांदी का जो चमक होता है वो धीरे धीरे कम जाता है और एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर. तो उसी ब्लैक कलर का कोटिंग आने का मतलब होगा सिल्वर का कोरोजन. और रोस्टिंग होता है आयरन का कोरोजन. या इंपॉर्टेंट इसका बस फॉर्मूला याद रख लेना. और रोस्टिंग उसको बोलते हैं, ये भी याद रखना है. कोरोजन ऑफ आयरन इज रोस्टिंग, दैट इज Fe2O3. और कॉपर जब भी कोरोजन होता है कॉपर का तो वो ग्रीनिश कोटिंग हो जाता है, ब्राउन से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. और सिल्वर का जब भी कोरोजन होता है वो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है. तो ये गए कोरोजन के एग्जाम्पल है. और फिर कोरोजन क्या है तो अभी पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन, और फिर कोरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं. कोरोजन के अभी पढ़ेंगे इफेक्ट के बारे में. कोरोजन के इफेक्ट्स हमने इफेक्ट, ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है कोरोजन. कोरोजन का भी कुछ इफेक्ट है. तो इफेक्ट है कोरोजन का डैमेज ऑफ मेटालिक आर्टिकल्स, जैसे कि कार, शिप्स या फिर ब्रिज. सेकेंड इफेक्ट है लॉस ऑफ मनी, लॉस या फिर वेस्टेज ऑफ मनी. थर्ड है वेस्टेज ऑफ टॉन्स ऑफ मेटल एवरी ईयर. यानी कोरोजन की वजह से क्या होता है? जो मेटालिक आर्टिकल्स होते हैं जैसे कि कार हो गया, शिप हो गए जो पानी में रहते हैं ज़्यादातर, और फिर ब्रिज हो गए जो ब्रिज में जो हम लोहा यूज़ करते हैं, तो आप देखिएगा वो जो कलर है उसका फेड होकर एक ब्राउन कोटिंग या फिर रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाता है. वो क्या होता है? ड्यू टू कोरोजन होता है. तो इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन में 3 पॉइंट्स आते हैं. डैमेज ऑफ मेटालिक आर्टिकल्स, फिर वेस्टेज या फिर लॉस ऑफ मनी,
थर्ड वन इज वेस्टेज ऑफ टॉन्स ऑफ मेटल्स एवरी ईयर। हर साल क्या होता है, टॉन्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, कोरोजन की वजह से वेस्ट हो जाते हैं। इफ तो इस कोरोजन को रोकने के लिए कुछ तो वे होगा, तो वो जो वे है वो इफ उसको बोलते हैं प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए क्या मेथड्स हैं। आपने एक परफ्यूम का नाम सुना होगा, फॉग, FOGG। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए भी लास्ट के जो 3 लेटर्स है उसको यूज करेंगे, OGG, और ऊपर लगा देंगे फॉग। तो फॉग की जगह फॉग याद रख लेना। P से होता है पेंटिंग, O से होता है ऑयलिंग, G से होता है गाल्वानाइजिंग। गाल्वानाइजिंग का मतलब होता है जिंक कोटिंग, यानी किसी भी मेटल के ऊपर जिंक जो होता है वो क्या होता है ना, उसमें जल्दी से कोरोजन नहीं होता है। तो इसीलिए मेटल सरफेस को, सपोज ये एक आयरन है, इसके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के जिंक को कोट कर देंगे। तो जिंक कोटिंग हो जाने के बाद इसमें जल्दी रॉस्ट नहीं लगेगा। तो गाल्वानाइजिंग को बोलते हैं जिंक कोटिंग। और फिर लास्ट G का मतलब है ग्रीजिंग। ग्रीस जो होता है ना, गाड़ी में लगता है ग्रीस, ब्रेक्स में लगता है, तो उसी को ग्रीस कर देंगे। तो प्रिवेंशन के लिए 4 मेथड्स हैं कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए। पहला है पेंटिंग, गाल्वानाइजिंग, ग्रीजिंग, ऑयल। तो POGG याद रख लेना। फॉग आपको याद रहता है, कोई परफ्यूम था, तो ये POGG प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो ये था हमारा कोरोजन के बारे में। अभी आते हैं टॉपिक के सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी काफ़ी यूजलेस टॉपिक है, मतलब ज़्यादातर एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम में भी इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मतलब जितना तक मैं जानता हूँ। बाकी अगर पूछ लेंगे तो अभी देख लेते हैं रैंसिडिटी क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का पहला था हमारा कोरोजन के बारे में पढ़े। फिर सेकेंड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ का सेकेंड जो इफेक्ट है वो होता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ oils and fats present in फूड आइटम्स। हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें ऑयल या फिर फैट रिच थिंग्स यूज करते हैं, जैसे ऑयल, घी वगैरह वगैरह, उसमें फैट होता है। तो ऑयल्स और फैट्स का जो ऑक्सीडेशन होता है तो उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। ठीक है, या फिर सिर्फ ऑयल और फैट्स का नहीं होता, एप्पल दूसरे फूड्स का भी होता है। लेकिन एसिडिटी का मतलब है सो लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। एप्पल में भी कुछ अमाउंट के फैट्स होते हैं। तो एप्पल में आप देखेंगे, अगर एक पीस एप्पल को आप बीच से काट के हाफ जो आप काटे उसी एप्पल को अगर खुले में से छोड़ देंगे आधे पीस एप्पल को, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, उसमें एक वाइट कलर का जो एप्पल का इनसाइड वाला सरफेस कैसे होता है, ज़्यादातर मोस्टली वाइटिश दिखता है या फिर क्रीम कलर के होता है। तो वाइट की जगह में कुछ टाइम के बाद होगा क्या, रेडिश ब्राउन कलर का चीज़ आ जाता है। जैसे आयरन पे, जैसे मेटल में जैसे क्या होता है, रस्ट आता है ना, आप बोलते हैं जंक लग गया, वैसे एप्पल को अगर खुला छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए तो वो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो वो जो रेडिश ब्राउन कलर होगा वो किसके वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो और ऑक्सीडेशन एप्पल नहीं हो रहा है, एप्पल के अंदर जो फैट्स या फिर कुछ भी प्रेजेंट होते हैं तो उसी का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए कलर चेंज हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी का मतलब है स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड। रैंसिडिटी का कुछ इफेक्ट ज़्यादातर नहीं है, और रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं रैंसिडिटी के प्रिवेंशन के लिए। जो पहला मेथड है दैट इज स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रिज में फूड को कोल्ड प्लेस में हम रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं फूड को, तो वो रैंसिडिटी नहीं होता है। और हाँ, जो फूड रैंसिडिटी का मतलब रैंसिडिटी हो जाता है जिस फूड के ऊपर, उस फूड को हम बोलते हैं रैंसिड सब्सटेंस। यानी जो चीज़ रैंसिडिटी हो चुका है जिस चीज़ पे, उसको हम बोलते हैं रैंसिड सब्सटेंस। तो प्रिवेंशन का मतलब क्या, स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। फिर होता है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर में फूड रखना है। फिर स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर्स। थर्ड वे है स्टोरिंग फूड
इन फ्लॉस बैग्स। फ्लॉस बैग्स क्या होता है? फ्लॉस बैग एक ऐसे टाइप का बैग होता है जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है। तो स्टोरिंग फूड इन फ्लॉस बैग, स्टोरिंग foods in airtight container, storing foods in refrigerator are some ways to prevent rancidity। और इसके अलावा कई सारी किताबों में आपको ये भी दिया गया है कि एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड्स, एंटीऑक्सीडेंट डालने से भी रैंसिडिटी नहीं होता है। पर बेसिकली आपको ये तीन चीज़ याद रखना है। स्टोरिंग फूड इन फ्लॉस बैग्स का मतलब बैग्स विच कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, और फिर स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ऐसे कंटेनर जिसमें एयर नहीं होंगे, मतलब वैक्यूम टाइप का होगा कंटेनर, उसी में फूड को रखे। या फिर स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीजर्स में फूड को रखें ठंडे जगह में, जैसे फूड जल्दी स्पॉइल ना हो। तो ये था हमारा यहाँ पे चैप्टर ओवर हो गया। तो आज तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो कल के वीडियो से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक हमने क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस आर द केमिकल प्रोसेस इन विच वन और मोर देन वन रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये था केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने फिर पढ़ा कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसके लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था वो था चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड से गैस होगा या फिर गैस से लिक्विड हो जाएगा, ऐसे कुछ स्टेट चेंज होगा। या फिर चेंज इन कलर चेंज हो गया। ऑक्सीजन, जैसे हम कॉपर पहले ब्राउन होता है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, जब हम कॉपर को ऑक्सीजन देते हैं तो कॉपर ऑक्सीडाइज होने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है। तो ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, तो चेंज इन कलर। थर्ड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था चेंज इन टेम्परेचर, जैसे कि हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो चेंज इन टेम्परेचर में भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। फिर जो चौथा था वो था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो BaCl2 वाला इक्वेशन था। BaCl2 प्लस 2NaSO4 गिव्स अस टू BaSO4, बैरियम सल्फेट जो था वाइट प्रेसिपिटेट था। और लास्ट वाला था एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस अगर लिबरेट हो रहा है किसी रिएक्शन में तो हमें पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या केमिकल रिएक्शन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज़ द सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन व्हिच गिव्स वेरी कॉन्साइज वे। हमें एक रिएक्शन के बारे में कॉन्साइज वे में इंफॉर्मेशन दे देता है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड आर नॉट सेम, यानी इक्वल नहीं होते, बिकॉज इट डजंट ओबे, यानी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन डजंट ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हमने इसका सेकेंड टाइप देखा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी रिएक्टेंट साइड का जो मास होगा वो प्रोडक्ट साइड के मास के साथ इक्वल होगा। आई मीन number of atoms present in the reactant side is equal to the number of atoms present in the product side, and this balanced chemical equation does obey law of conservation of mass। फिर हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है मास कैन neither be created nor be destroyed in the chemical reaction, या फिर सिंपली हमें बोल सकते हैं कि मास इन द रिएक्टेंट साइड इज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास इन प्रोडक्ट साइड। फिर हमने क्या देखा, ये था पहले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। फिर आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 or more than 2 elements react with each other, 2 or more than 2 reactants react with each other to form a single product। रिएक्टेंट चाहे जितना भी हो, 2, 3, 4, 5, 20, 50 जितने भी हो, पर प्रोडक्ट हमेशा एक ही निकलेगा। प्रोडक्ट एक निकलेगा तो उसका मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। फिर हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन a single reactant splits up into 2 or more simpler substances, यानी ये कॉम्बिनेशन का उल्टा है। रिएक्टेंट एक होगा पर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस होंगे। डिस्प्लेसमेंट के भी 3 टाइप्स हैं। पहला आ गया फोटोलाइटिक, फिर था इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर था थर्मल। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक नेमोनिक्स बताया, वो था पेट, PET। P से फोटोलाइटिक यानी सनलाइट यूज़ करते हैं, फिर ई से था इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या लास्ट था थर्मल यानी हीट, जब देते हैं रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट निकलता है।
उसको बोलते हैं थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा के खुद उसके आयन को ले जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये बोलता है कि तू मेरा आयन ले जा और मुझे तेरा आयन दे दे, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन है ये। तो वो क्या बोलता है कि न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन देम। एग्जाम्पल था BaSO4 प्लस BaCl2 प्लस 2NSO4 गिव्स राइज टू BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी सोडियम का आयन बैरियम के पास चला गया, बैरियम का आयन सोडियम के पास चला गया। डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन था। और इसका और एक एग्जांपल मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन में भी बताया, वो था MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स राइज टू मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मैंगनीज प्लस वाटर, मैंगनीज क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ पे Mn के पास O था और H के पास Cl था, तो Mn ने Cl ले गया और H के पास हमारा O2 चला गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो फिर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट बाद क्या पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ही साथ रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। एग्जाम्पल हमने, और ऑक्सीडेशन का मतलब था गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इसका ऑपोजिट था, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये दोनों एक ही साथ जब भी होंगे तो उसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और इसका एग्जांपल था MnO2 प्लस 4HCl गिव्स राइज टू MnCl2 प्लस 2H2O। फिर हमने क्या देखा, ये गया रेडॉक्स रिएक्शन। फिर हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। पहले हमने पढ़ा कोरोजन। कोरोजन का मतलब था डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल्स एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। यानी मेटल जब स्पॉइल हो जाते हैं वाटर या फिर एयर, कुछ भी बाहर के फैक्टर के वजह से, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। और कोरोजन के 3 इफेक्ट्स थे। पहला था आयरन का कोरोजन को हम बोलते थे रस्टिंग। फिर सिल्वर जब भी कोरोजन होता है सिल्वर का, तो वो ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर। और फिर कोरोजन की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे पैसे भी वेस्ट होते हैं, लॉट्स टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ मेटल्स भी वेस्ट होते हैं पर ईयर। और फिर हमने क्या देखा, डैमेज होता है मेटल के आर्टिकल्स। फिर इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, POGG पॉक के हिसाब से। P से पेंटिंग, O से ऑयलिंग, ग्रीजिंग एंड गाल्वानाइजिंग। गाल्वानाइजिंग का मतलब होता है क्या, एक किसी भी मेटल के ऊपर जिंक कोटिंग डालना इलेक्ट्रिसिटी पास करके, उसको बोलते हैं गाल्वानाइजिंग। और उस प्रोसेस को बोलते हैं गाल्वानाइजेशन। फिर हमने लास्ट में क्या देखा, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड आइटम्स। यानी फूड में जो हम खाते हैं उसमें जो भी फैट और ऑयल्स होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रैंसिडिटी। और जो सब्सटेंस रैंसिडिटी से सफ़र करता है उसको हम बोलते हैं रैंसिड सब्सटेंसेस। और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, स्टोरिंग फूड्स इन फ्लॉस बैग्स यानी जिसमें नाइट्रोजन गैस होता है। और फिर स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर एंड स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी वैक्यूम जैसे कंटेनर, उसी में फूड को स्टोर किया जाए। ये हो गया हमारे चैप्टर का थियोरी पूरा ख़त्म। मैंने बताया था कि पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, फिर पहले ही क्लास में मैं आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, पर यहाँ पे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। तो कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँगा ऑस्वेल के क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। आप बस ये थियोरी और क्वेश्चंस करके जाइए, और आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। तो आज का टॉपिक, आज का चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इज़ कम्प्लीटली ओवर। तो कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।